हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी में मल्हार बुक से हम आज एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित परीक्षा कहानी हम पढ़ेंगे आज। और चलिए स्मार्ट बोर्ड पर चलते हैं और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे और फिर जो है इसके भावार्थ शब्दार्थ फिर हम बाद में करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, क्लास 6 की जो आपकी मल्हार बुक है उसमें जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी परीक्षा, ये जो है एक नैतिक कहानी है जो ईमानदारी और सेवा भाव को मानती है। सुजान सिंह दीवान पद के लिए योग्य उम्मीदवार चुनते हैं। अंत में घायल किसान दीवान की मदद करने वाला दयालु युवक सुनीति ही सही उम्मीदवार बनता है, न कि केवल चतुर खिलाड़ी। तो आइए इस कहानी को पहले पढ़ते हैं, फिर हम सार में बाद में देखेंगे। तो आइए कहानी में कहते हैं, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरकार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। तो देवगढ़ के जो दीवान हैं सरदार सुजान सिंह अब बूढ़े हो गए, तो उनको परमात्मा की याद आती है। तो जब तक हम जवान रहते हैं तब हम परमात्मा की याद नहीं करते हैं। और आजकल तो ये चलन चल गया है कि अगर कोई जवानी में युवा अवस्था में परमात्मा की याद करे तो उसे ये कहा जाता है, क्या तुम अभी से बूढ़े हो गए क्या, जो परमात्मा की याद कर रहे हो। तो इस प्रकार की बातें भी लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बुढ़ापे में ही ईश्वर का नाम लें। यदि ईश्वर के नाम से आपका दिनचर्या शुरू होती है तो आप जो है आपको बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपकी हमेशा सदगति होगी। तो जब रियासत देवगढ़ के जो दीवान थे सरदार सुजान सिंह वो बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। तो देखिए, युवा अवस्था में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इस कारण भी परमात्मा को इतना जो है नहीं जो है हम ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हम जो है कुछ कर नहीं पाते हैं, हमारी अस्थियां ढीली पड़ जाती हैं, हम जो है करने में समर्थ नहीं रहते हैं, तब हमें परमात्मा की याद आती है। तो ऐसा ही कुछ जो है सरदार सुजान सिंह के साथ भी हुआ। जब वो बूढ़े हुए तो उनको परमात्मा की याद आई। उन्होंने जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। कितने साल तक? 40 साल तक इन्होंने सेवा की। अब मेरी अवस्था ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की जो नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो राजा नहीं चाहते थे कि वो छुट्टी लें, तो इसलिए जो है उन्होंने उनको मनाया, लेकिन दीवान साहब जो है नहीं माने तो राजा को जो है हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। अब छुट्टी तो दे दी, लेकिन छुट्टी से पहले एक और जिम्मेदारी रख दी कि आप पहले जाने से पहले रियासत के लिए जो नया दीवान होगा उसको आप ही ढूंढेंगे, आप ही खोजेंगे। ठीक है।
तो अब क्या हुआ, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे उच्च पद पर सुशोभित होंगे। अर्थात अब जो है राजा जी ने दीवान पद के लिए यहाँ पर एक विज्ञापन निकाला। क्या लिखा उसमें कि देवलगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, और जो सज्जन जो भी व्यक्ति जो है अपने को इस पद के योग्य समझे वह वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो, अर्थात यहाँ पर उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो, ऐसा नहीं कि उसको ग्रेजुएशन पास हो ही हो, मगर वो हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। उसने चाहे पढ़ा लिखा कम हो, लेकिन उसकी जो शारीरिक संरचना है वो ठीक होनी चाहिए, हष्ट पुष्ट वो होना चाहिए। मंदाकिनी के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। यहाँ पर आपको कितनी विद्या है ये नहीं, लेकिन आप कितने कर्तव्य परायण हैं इसका जो है विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे होंगे उत्तीर्ण होंगे तो वे जो हैं उच्च पद में सुशोभित होंगे। इस प्रकार का जो है यहाँ पर एक विज्ञापन छापा गया। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। ठीक है, अब देवलगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। जिस प्रकार से आजकल सरकारी नौकरी के लिए एक पद के लिए लाखों लोगों जो हैं फॉर्म भर देते हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा था। तो यहाँ पर भी जो है लोगों का मेला लग गया। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। रंगीन इमामे चोंगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवलगढ़ में अपनी सज धज दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो संख्या थी, जो ग्रेजुएट कर चुके लोग थे उनकी यहाँ पर ज्यादा तादाद में लोगों की संख्या थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरकार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। अब यहाँ पर एक मिस्टर हैं जो 9 बजे तक सोते थे। अब क्योंकि यहाँ पर 1 महीने भर रहना है, यहाँ पर इनका जो है देखा जाएगा कौन जो है सबसे होनहार है। इन सभी का जो है यहाँ पर जो सरदार सुजान सिंह हैं, सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। तो जब आपका जो है इंटरव्यू होता है तो आप भी क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, आप जो है अच्छी ड्रेस पहन के जाते हैं, कोट वोट टाई वाई लगा करके आप जाते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही इंटरव्यू ही कुछ साक्षात्कार ही हो रहा था। तो आपको जो है यहाँ पर अब देखिए हर किसी की अपनी बुद्धि होती है, ठीक है, अपनी बुद्धि के अनुरूप ही वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपने आप को प्रस्तुत करता है।
ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टर अ थे जो 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। तो कहते हैं यहाँ पर एक मिस्टर अ थे जो 9 बजे तक सोते थे। ठीक है, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर बगैर जो है नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ दिखावे का खेल चल रहा है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ ना कुछ दिखावा तो आपको करना ही पड़ता है, और जो आप वास्तविक में होते हैं वो चीज आप नहीं दिखा सकते हैं। कुछ चीजें तो इंसान में गलत होती ही हैं, कुछ आदतें, तो वो चीज आप वहां पर नहीं दिखा सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने नौकरों घरों में तो वो नौकरों की नाक में दम करते थे, लेकिन आजकल ये सज्जन जो हैं आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे, यानी दिखावा कर रहे हैं। अपने घर में तो नौकरों के नाक में दम करा रहता है कि तूने ऐसा नहीं किया, तूने ये काम कर दिया, लेकिन क्योंकि अभी तो इनका जो है इंटरव्यू चल रहा है, तो इसलिए अब ये जनाब इतने सज्जन बने हुए हैं कि अपने नौकरों से आप और जनाब के बगैर जो है नौकरों से बात नहीं करते थे। मिस्टर लॉ को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल देखो ये मिस्टर अ बॉ ये सब नाम रखे गए हैं। ठीक है, वो जो हैं वैसे तो किताब से बड़ी घृणा करते थे, लेकिन आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। ये भी दिखावा चल रहा है। तो 10 और जो अपने घरों में नौकरों पर के नाक में दम करते थे, अब नौकरों से बड़ी अच्छी सी बातें हो रही हैं, आप और जनाब से ही बात हो रही है, इतने संस्कारी बने हुए हैं, दिखावा चल रहा है। मिस्टर जो लॉ हैं वो किताब से घृणा करते हैं, लेकिन आजकल बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता है। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो जाए तो कौन पूछता है। ठीक है, कई बार आपने जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें भी यही चीज होती है। बच्चे किताबें रट करके परीक्षाएं पास तो कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है बाद में हमें तो कोई पूछने वाला है नहीं। तो और ज्ञान उनको सिर्फ रट्टू ज्ञान होता है, तोते की तरह। तो यही सब यहाँ भी चल रहा है कि बस 1 महीने की बात है, दिखावा ही तो करना है। बाद में तो जो आपका अपना निजी नेचर होगा, जो आपका व्यवहार होगा, आप उस पर उतर ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी चल रहा है, क्योंकि लोग ये समझने लग गए थे बस 1 महीने का झंझट है, सबसे अच्छे से बात कर दी जाए, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाए, तो बस उसके बाद तो हमारा कार्य, एक बार हमें उच्च पद मिल जाए फिर तो हम अपने आप पर आ जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में भी यही कुछ होता है। ठीक है, ईमानदारी से जो है कोई भी काम नहीं लेता है। ठीक, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा था। लोग ये समझने लग गए थे कि बस 1 महीने की बात है, उसके बाद हमारा कार्य सिद्ध हो जाए तो फिर आपको कौन पूछता है, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया, कैसे आप हो, बस आपको उच्च पद मिल जाए। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी चल रहा है। तो देखिए, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ, जो इनका इंटरव्यू ले रहा है, जिसको जो है इन सब में से जो है क्या करना है, सिलेक्शन करना है, वो आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। तो वो भी जो है इनको
उन्होंने भी जो है अपनी पूरी जिंदगी जो है इस तरह से नहीं गुजारी है। तो वो भी इनको देख रहा है कि इन बगुलों में हंस कहाँ बैठा है। एक दिन नए फैशन वालों की सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो जाए, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया। अब क्या हुआ, जो हॉकी के खिलाड़ी थे उनको लगा कि अगर हम अच्छा खेलेंगे, ये भी तो जो है एक विद्या है, और क्या पता इसी से जो है ये इम्प्रेस हो जाएं, इसी से जो है ये आकर्षित हो जाएं, तो इसको हम भला क्यों छुपाएं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा था। तो ये जो प्रस्ताव रखा, ये हॉकी के खिलाड़ियों ने ही रखा, ठीक है, जो पेशेवर खिलाड़ी थे उन्होंने ही रखा। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों हम छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए, यानी कि हम अच्छा हॉकी खेलेंगे तो क्या पता ये हमें अंदर जो है हमारा चयन कर लेंगे। चलिए तय हो गया, फील्ड भी बन गई, खेल शुरू हो गया, और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे और भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। तो अब रियासत देवगढ़ में यह खेल जो है बिल्कुल निराली बात थी, बिल्कुल अलग बात थी, क्योंकि जो पढ़े लिखे और भोले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, और ये जो दौड़ कूद के खेल है ना, ये बच्चों के खेल यहाँ पर समझे जाते थे। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल अलग सी बात हो गई, निराली बात हो गई, क्योंकि यहाँ इससे पहले शतरंज और ताश ही खेला जाता था। तो खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था, और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती, क्योंकि चढ़ाई थी तो आप टायर को जितना ऊपर जाओगे फिर जो है आपसे दम कम लगेगा तो वो फिर नीचे आ जाएगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा था। फिर वो खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायता नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। तो देखिए, अब खेल जो है पूरे दिन भर खेल चला, लेकिन कोई हार जीत का निर्णय न हुआ। अंधेरा हो गया था। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल नहीं थी, और पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। जो वहां के राहगीर थे वो नाले में से चलते थे और वहां से उनको आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था थोड़ी देर पहले, क्योंकि अंधेरा हो गया था और खिलाड़ी लोग सभी बैठे थे, दम ले रहे थे, सांस ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस
नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर जो है खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर अपने बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायता नजर न आता। तो वो जो बैलगाड़ी वाला था वो जो है बहुत परेशान हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सहायता की उसे कहीं उम्मीद न मिली। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। तो अब जो है जो खिलाड़ी थे वो हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति न थी। तो देखिए, अब ये खिलाड़ी जो हैं उधर से गए उस नाले की तरफ से, हाथ में कुछ डंडे लिए हुए। किसान ने उनकी तरफ देखा कुछ इस तरह से कि शायद ये मदद करेंगे, परंतु मदद मांगने का जो है उनको साहस ना हुआ उस किसान को। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से उसकी जिसमें सहानुभूति ना हो। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। ये जो खिलाड़ी यहाँ कैंडिडेट बनकर आए थे राजा के यहाँ, ये सभी जो है इनमें स्वार्थ का भाव दिखा, इनमें उदारता नहीं दिखी, इनमें वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह के में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों पर चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गट्ठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं। तो अब क्या हुआ, जब वो खिलाड़ियों का समूह था वो आगे निकल गया था, लेकिन उस समूह से एक मनुष्य ऐसा था जिसके हृदय में दया थी, साहस भी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, इस कारण वो लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी नजर जो है उस गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे जो है किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। उसने डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गट्ठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जाकर, तब इस युवक ने क्या कहा कि तुम जो है गाड़ी में जाओ और उन बैलों को जो है ऊपर आंको, मैं इसको जो है नीचे से धक्का देता हूँ, अभी गाड़ी जो है ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा तो बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। तो अब जो है इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने उस किसान की मदद की। तो अब ये किसान जो है उस युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, क्या बोला, महाराज, आपने
आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। तो यहाँ पर इस युवक ने हंसी के मूड में, जो है मूड में उसे कहा कि आप मुझे इस तरह से जो है शर्मिंदा कर रहे हो, तो अब मुझे कुछ इनाम देते हो? तो किसान ने बड़े गंभीर भाव से कहा कि नारायण चाहेंगे यानी प्रभु चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, क्योंकि ये सारी जगह फैल चुका था कि यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है। तो उस किसान को भी ये पता था, तो उसने क्या कहा कि यदि ईश्वर ने चाहा तो ये दीवानी जो है आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा और उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है और चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। तो अब जो है युवक समझ गया, क्योंकि जब उसने मुंह खोला और क्या कहा कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। युवक को समझ में आ गया, कहीं ये जो है सुजान सिंह तो नहीं। तो क्या देखा, तो उसके मन में एक संदेह हुआ कि क्या यह सुजान सिंह तो नहीं, जो इन सब की जो है परीक्षा ले रहे थे। आवाज भी मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी दृष्टि की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। अब वो जो सुजान सिंह थे या जो किसान था वहां पर, उन्होंने भी कुछ ऐसी दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भी वो भांप गया था। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। तो उसने भी कुछ ऐसा जो है यहाँ पर कह डाला। आगे, निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। अब जो है महीना पूरा हुआ, क्योंकि एक महीने में ये सब यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में जो है बहुत अच्छा अपने आप को बना रहा था। उनको लगा कि हॉकी का मैच खेलते हुए हमारी स्फूर्ति देखकर, हमारे दौड़ भाग खेल कूद को देखकर शायद हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हमारा जो है यहाँ पर चुनाव हो जाएगा। अब महीना पूरा हो गया और चुनाव का वो दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, दिन काटना पहाड़ हो गया, क्योंकि आज जो है सबकी किस्मत का ताला खुलने वाला था। अब क्योंकि चुनाव का दिन आ गया था और आज पता चलना था कि किसका सिलेक्शन हुआ है, किसको जो है चुना गया है। सभी लोग जो उम्मीदवार थे वो प्रातः काल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जाएंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। तो सभी जो है इसी प्रकार से अपने मन में ये बातें सोचने लग गए। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग हैं, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब वे रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आप विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तो अब जो है शाम का समय हुआ, तो शहर के जितने भी धनी लोग थे, जो धनाढ्य लोग थे, जो रईस लोग थे, राज्य के जितने भी कर्मचारी, दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब जो है रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, अब क्योंकि सरदार सुजान सिंह को
बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ही जो है नए दीवान को चुनोगे। तो जब उन्होंने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। तो अब जो है यहाँ पर सुजान सिंह ने खड़े होकर जो है इस बात को यहाँ पर बताया कि यहाँ इस पद के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति की का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। तो क्या कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमें जो है ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। तो अब जो है यहाँ पर सुजान सिंह ने क्या कहा, मैं पंडित जानकी नाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। तो इन्होंने जो है यहाँ पर नाम घोषित कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिएगा। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर, अब इन्होंने, क्योंकि सभी जो है उनकी तरफ देख तो रहे थे लेकिन ईर्ष्या भाव से कि भला इस व्यक्ति ने ऐसा क्या कर दिया जो हमने ना किया, हम तो इतने अच्छे भले बन रहे थे, सबको जो है आपसे बात कर रहे थे, हॉकी का भी हमने मतलब अपनी तरफ से वो अपना सबसे बेस्ट दे रहे थे। तो उसकी तरफ देखकर, क्योंकि वो तो सबसे लास्ट में आ रहे थे जानकी नाथ जी, क्योंकि वो घायल थे उस दिन हॉकी के मैच में। ठीक है, और वो दृश्य जो है शायद इन और लोगों ने नहीं देखा। तो उन्होंने क्या कहा कि रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या थी। तो जो उम्मीदवार थी तो उनको ईर्ष्या हुई कि भला इसमें क्या है ऐसा। तब सरदार साहब ने फिर फरमाया, फिर से उन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने कि आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहब आत्मबल, साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सतावेगा, उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। तो इस प्रकार से जो है सरदार साहब ने यहाँ पर जानकी नाथ जी की विशेषता बताई कि क्यों उनको जो है इस पद के लिए चुना गया है, जबकि वहां पर अन्य जो लोग थे वो काफी जो अपना दिखावा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जानकी नाथ जी को क्यों इस पद के लिए चुना, क्योंकि वो व्यक्ति जो है स्वयं जख्मी था, फुटबॉल में जख्मी हुआ था, लेकिन इसके बाद भी उसकी नजर उस गरीब, उस आपत्ति में उस किसान को देखा और फिर जो है स्वयं ही बिना मदद मांगे जो है वो उसकी मदद के लिए गया। तो इस पर जो है वो बड़े आकर्षित हुए और उन्होंने जो है इस पद के लिए इनको चुना। ठीक है, तो ये कहानी लिखी थी प्रेमचंद जी ने। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम इस पर आधारित कुछ आपके प्रश्न और सब साथ में इसका सार और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी हम पढ़ेंगे।
तो बच्चों आज की क्लास में हमने परीक्षा कहानी पढ़ी और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और नेक्स्ट क्लास में हम इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा और इस कहानी का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें यहाँ लेखक ने ये कहानी लिखकर हमारे सामने हमारे पाठ्यक्रम में डाला है, तो ये हम सारी बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।